नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है 24 नवंबर का धरना। 24 नवंबर का धरना जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसका ऐलान कर रखा है, कुछ फड्डे-शड्डे भी चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक़्त गवर्नमेंट की साइड इसके बारे में क्या सोच रही है। वाक़यात कुछ इस तरह से हैं कि गवर्नमेंट इस लाइन पर सोच रही है कि क्यों ना इस मर्तबा इनको इस्लामाबाद आने दिया जाए। एससीओ हो चुका है। जो कोई फ़ॉरेन फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ अगर आने थे, उज़्बेकिस्तान के थे गालिबन और 1-2 और लोग थे, जो भी आने थे, वो आके जा चुके हैं। और इस वक़्त जो है वो कोई बड़ा विज़िट जो है वो प्लान नहीं है। एससीओ का समिट होना था। वो अच्छा खासा बड़ा इवेंट था, वो गुज़र गया। तो अब कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है कि जी ये इसका क्या मसले का हल क्या निकालें, पीटीआई जो है वो यहाँ पर आ जाएगी तो क्या करेंगे? और वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अब इनको आके बैठने दो और फिर इसकी जो सप्लाई लाइन है वो पीछे से काट दो। और इस दफ़ा क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब सप्लाई लाइन जो है वो ख़त्म हो जाए और आपके पास जो है वो लोग ज़्यादा तादाद में ना हों और फिर वो वहाँ पर बैठे हुए हों और सर्दी भी हो क्योंकि 24 नवंबर को आएँगे। इस्लामाबाद में आज जो टेम्परेचर है रात के टाइम पर वो मेरा ख़्याल है 13 या 12 है और आगे जो है वो मज़ीद 24 तारीख तक मज़ीद नीचे जाएगा और फिर उसके बाद वो जैसे अगर धरना होता है तो फिर वो मज़ीद नीचे जाना है। तो कैसे वो इतनी सर्दी में सर्वाइव करेंगे? और जब धरने के बाद फेल होकर अगर कोई पार्टी जो है वो वापस जाती है, तो ऐसी सूरत में तो बहुत बड़ा एक जो है वो फेलियर होगा और उनका जो वर्कर है और उनका जो एमपी, एमएनए है और जो उनकी लीडर सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप है, उसका एक तरह से वो बिल्कुल शैटर हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर वो ऐसा करते हैं और मैंने जब ये सवाल किया कि अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है कि वो दोबारा से जो है वो अटैक वगैरह करें। पिछली दफ़ा भी उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था और उन्होंने कहा कि अगर करते हैं तो कर लें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमला होगा और उसके बाद जिस तरह उनके साथ 9 मई के बाद हुआ है, उससे ज़्यादा बुरी तरह क्रैकडाउन होगा और उनके ऊपर पाबंदी लगाना आसान होगा और पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क से एक तरह से मुल्क के सियासी मंज़रनामे से गायब हो जाएगी। पहले ही लोग जो हैं वो उनके बाहर निकलने को आज तक तैयार नहीं हुए, एक 9 मई की वजह से। अगर दूसरा 9 मई होता है, तो ये तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा गवर्नमेंट के लिए और क्योंकि वो बगैर किसी बातचीत के और फ़ौज की मदद के बगैर ये सब कुछ कर रहे होंगे और फ़ौज के अंदर जो 9 मई के दिन जो उनकी सपोर्ट का लेवल था, उसके मुकाबले में आज ऑफ़िसर्स कोर के अंदर, जहाँ पर असल में फ़ैसले होने हैं वो कहीं हद तक वो पर्ज हो चुका है, सफाई हो चुकी है आर्मी के अंदर भी। ये उनकी बात नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये गवर्नमेंट की साइड से मुझे किसी ने नहीं कहा। ये कुछ पिछले बहुत अरसे से जो कुछ हम सुन रहे हैं, उसकी मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि आर्मी के अंदर 9 मई तक देखें 29 नवंबर को 2022 को आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब वो पावर में आए थे और उसके बाद उन्होंने अप्रैल अप्रैल में जाके उन्होंने पहली ट्रांसफर पोस्टिंग्स की थी और मई की 9 तारीख को ये वाक़या पेश आया था और उससे पहले बाजवा साहब जो हैं वो 12 नए कोर कमांडर्स जो हैं या बड़े अहम ओहदे जो हैं वो फ़िल कर गए थे और उनको अप्रैल तक चेंज नहीं किया जा सकता था और फिर मई में ये वाक़या पेश आया। चीफ जस्टिस जो थे वो उमर अता बंदयाल थे और इस वक़्त जो है वो याहिया अफरीदी उस तरह के आदमी नहीं है। वो बड़े सीधे सीधा-सीधा चलने वाले हैं, गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, मगर वो पीटीआई के आदमी भी नहीं है। ना वो उमर अता बंदयाल हैं और ना ही वो कोई जस्टिस मुनीर है। वो एक ऐसा शख्स है जो कि इस किस्म की वैंडलिज़्म को जो है वो कोई पास नहीं देगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं आप जाएँ, कोई बात नहीं आपने कर दिया तो, गुड टू सी यू नहीं कहेगा वो। और अगर गुड टू सी यू कहने वाली अदालत नहीं है, वो जो फ़ौज के अंदर सहूलतकार थे वो नहीं है और एक दफ़ा पार्टी जो है वो टूट चुकी है और इमरान खान अब बहुत अरसे से जेल में है और एक सूबे में हुकूमत है और उसके साथ होते हुए क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे और अगर वो रिस्क लेते हैं, तो उनके साथ जो कुछ हो सकता है वो आपको पता है और फिर गवर्नर आज भी केपी के अंदर लग सकता है। नाउ ये तो हो गई जी गवर्नमेंट की साइड। अब आप ज़रा सुन लीजिए पीटीआई की साइड क्या है। पीटीआई की साइड ये है कि इस्लामाबाद में अगर हम आकर बैठ जाते हैं, तो जो खदशात हैं गवर्नमेंट के, अगर इस पीटीआई इस्लामाबाद में आकर बैठ जाती है, तो हम केपी से लाना बंद कर सकते हैं। इनके मज़ीद लोग आना बंद कर सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो केपी से लोगों को लेकर आ सकते हैं। अगर आप उनको वहाँ पर रोक देते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उनको नहीं रोक पाते और वो इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं, तो फिर पीछे से लोगों को रोका जा सकता है। मगर फिर पंजाब से लोगों का रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब तक वो धरना देने के लिए उनको केपी की फ़ोर्स की ज़रूरत है और धरने को सस्टेन करने के लिए उनको पंजाब के काडर्स की ज़रूरत है। वो फिर केपी से नहीं आ सकेंगे। तो पंजाब के काडर्स को फिर एक
जगह मिल जाएगी जहाँ पर उन्होंने पहुँचना है। अभी तो वो डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। जो पीटीआई के लोग हैं वो आज खबरें भी हैं कि रिपोर्ट आई है आरिफ मलिक साहब की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और एमएनएस हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इस चीज़ को नहीं हम कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा लोग लेकर आना। और कई लोग जो हैं वो अभी उन्होंने लाहौर में भी कॉल दी और मुख्तलिफ जगहों पर जो कॉल्स हुई हैं तो वो सारी की सारी फेल हुई हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या वो पॉसिबल है कि वो ये सब कुछ कर सकें? वो बिल्कुल, अगर एक मर्तबा पिंडी आकर बैठ जाते हैं तो फिर ये मुमकिन होगा और फिर एक दफ़ा भी अगर उनके पास बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, और बड़ी तादाद से मुराद मेरी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, मैं 5, 6, 7, 8 हज़ार लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर इतने लोग हो जाते हैं जो कि धरने पर मौजूद हैं और वो हमला करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, और उस टाइम पर आर्मी के अंदर वो म्यूटिनी वाला जो एलिमेंट है, वो अगर सर उठाता है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? और जो गवर्नमेंट है उस टाइम पर उसको किस तरह सस्टेन करेगी? और जो इंटरनेशनल प्रेस होगा वो उसको किस तरह से हाइलाइट करेगा? और जो मामलात सामने आएँगे वो फिर ट्रंप की गवर्नमेंट जो है वो आती नज़र आ रही है। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आपको कहाँ जो है वो नज़र आता है कि क्या पीटीआई जो है वो आपके ये सब कुछ कर सकेगी? अगर वो कर लेती है तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाए। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अगर एक दफ़ा पीटीआई वहाँ पर आकर बैठ जाती है तो फिर गवर्नमेंट के तमाम फेल्स जो प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाएँगे। बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पर बिठाकर और फिर मुकम्मल तौर पर रोक सकें। उसको रोकना ही बेस्ट तरीका है। उसके लिए काम बिल्कुल जारी है। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है कि एक बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट जब चाहेगी उसको सामने ले आएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और एमपीएस के हवाले से खबर आ रही है कि बुशरा बीबी की पार्टी की ग्रिप जो है वो इतनी कोई मजबूत नहीं है जितनी लग रहा है, क्योंकि ओपनली लोग जो हैं वो एक उनकी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया से बात नहीं की जाएगी, तो मीडिया से बात भी की जा रही है और कोई ऐसी सपोर्ट जो है वो बुशरा बीबी की मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल ग्रिप जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो इससे पार्टी जो है वो जब टूटती है नीचे से उसका इकट्ठा होकर एक यकसुई के साथ चलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। एट द सेम टाइम अली अमीन गंडापुर जो है वो एक ऐसा कॉग है, एक ऐसा पुर्जा है जिसको एस्टेब्लिशमेंट यूज़ कर सकती है अगेंस्ट पीटीआई। एक लेवरेज उसके उसके पास भी है, लेकिन फौज के पास भी उसकी गवर्नमेंट जो है वो एक लेवरेज के तौर पर वो इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके साथ ताल्लुकात जो है वो सही-सही रखते हैं, सीधा-सीधा अपने साथ बना के रखते हैं उनको। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर ऐन मुमकिन है कि ये जो धरना है ये देने में ही पीटीआई नाकाम हो जाए। लेकिन अगर वो धरना देती है तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि फिर गवर्नमेंट के तमाम प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाएँ, जो कि गवर्नमेंट समझती है कि नहीं, उनको धरना देने दिया जाए एंड लेट देम फेल। लाइक 2014 में जब दिसंबर में वो फेल होकर यहाँ से उठे तो अगले 1 डेढ़ 2 साल जो है वो गवर्नमेंट को कोई टेंशन की बात नहीं थी। उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस भी नीचे आ गई, स्टॉक मार्केट ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हो गए, चाइना का सदर भी आ गया, सीपेक भी बनना शुरू हो गया। सो गवर्नमेंट थिंक्स कि वंस वी हैव दैट क्लैरिटी कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, उसके बाद हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके लिए पहले है और उनके लिए फिर जो इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करना भी आसान होगा, दूसरे ममालिक हैं उनके साथ नेगोशिएट करना भी आसान होगा। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है ये सस्टेनेबल नहीं है कि हर थोड़े अरसे के बाद वो कॉल दें, आईएमएफ हमें कहे कि ये क्या हो रहा है, पीएसएक्स जो है वो नीचे गिरना शुरू कर दे, फिर उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू कर दे, फिर जो बाहर से कोई मुल्क आ रहा हो उसकी भी हमें फोन आ रहे हो कि भाई क्या हो रहा है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, और फिर बाहर के जो अखबारात हैं, गार्डियन में कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रही हो और फिर वो फेल हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा वो एक कॉल दें। दे वांट अ फाइनल कॉल टू बी गिवन एंड देन फेल्ड, और फिर उसके बाद वो अपने एक्शन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू करेंगे। तो अब आप भी बताइएगा कि किस बारे में, कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कौन किसकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको दुरुस्त लगती है? मेरे ख्याल में तो दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।